नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यू एग्जाम। आज के टॉप 10 साइंस क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन प्रेशर ऑन पीस ऑफ आइस इंक्रीजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ता है तो उसका गलनांक। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डिक्रीजेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। एक्चुअली देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो भी होता है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सबको पता है। पर अगर दबाव के कारण यानी कि प्रेशर के कारण, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो यानी कि प्रेशर घट गया। यानी कि अगर प्रेशर अगर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। अगर घटा, कौन घटा, मेल्टिंग पॉइंट घटा, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लोअर्ड, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर्ड बाय एन इंक्रीज इन प्रेशर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर मैं कहूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव होता है। देखिए, लोअर प्रेशर वुड लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दैट मीन्स अगर प्रेशर लो हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको इधर याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रेशर ऑफ एयर इज द राइट आंसर, यानी कि हवा का दबाव इस पे निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, अगर डेंसिटी इंक्रीज किया यानी घनत्व इंक्रीज किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर पे डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसफॉर्मर कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में को छोड़कर सभी कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती शक्ति को बढ़ा सकता है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, स्टेप अप एसी पावर, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो पावर है इसे वो स्टेप अप नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये ट्रांसफार्मर का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगाए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे प्लेट्स जो लगाए गए हैं, तो प्लेट्स तो इस प्रकार से रहते हैं और प्लेट्स को बांधे हुए कुछ कॉइल्स रहते हैं। तो ये जो कॉइल्स है, तो पहला जो है उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल और दूसरा है सेकेंडरी कॉइल। तो पहला कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं हम लोग आई पी और वोल्टेज को कहते हैं वी पी। ठीक है, और इसे कहते हैं वी एस और इसे कहते हैं आई एस, करंट को। ठीक है, अगर करंट स्टेप अप करना हो तब भी इसको यूज़ किया जाता है, अगर स्टेप डाउन करना हो करंट को तब भी यूज़ किया जाता है, अगर वोल्टेज को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन की करने की ज़रूरत है तो भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, पर पावर या शक्ति में इसे कोई भी यूज़ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग पावर से ये रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए। When a body is taken from equator to north and south poles, its weight। तो जब किसी पिंड को यानी कि कोई भी बॉडी हो, ऑब्जेक्ट को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर लिया जाता है, लेकर जाया जाता है, तो उसका भार क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, इंक्रीजेज इन द साउथ पोल एंड डिक्रीजेज इन द नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा,
क्या होता है यहाँ पे भार, तो भार हम लोग बोलते हैं एक्चुअली वेट को, तो वेट इक्वल्स टू होता है हम लोग का mg। अब ये जो g का वैल्यू है, g का वैल्यू कहाँ पे इंक्रीज होता है पहले देखिए, यहाँ पे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंक्रीजेस, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, राइट। क्यों इंक्रीज करता है ये देखिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी, अब ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू पोर्शन है यहाँ पे जी का वैल्यू कितना है 9.77, पर यहाँ पे जो पोल्स है, पोल्स का यहाँ पे वैल्यू कितना है 9.83, यानी कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे जी का वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, यानी कि जी जितना ज़्यादा होगा वेट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है पोल्स पे, तो पोल्स पे ज़्यादा होने के कारण वेट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हैबरलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर हैबरलैंड। अब देखिए टिश्यू, टिश्यू को हम लोग तो हिंदी में बोलते हैं उत्तक, तो उत्तक को यदि हम लोग ह्यूमन बॉडी में भी तो टिश्यू पाई जाती है, तो ह्यूमन बॉडी में टिश्यू तो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, और इसे ग्रो करते करते ये एक ऑर्गन में तब्दील होती है। अब देखिए ये जो टिश्यू अगर हम लोग लैब में इसे ग्रो करें, लैब में इसे हम लोग कल्चर करें, यानी कि इसे हम लोग डेवलप करें, तब इसे कहेंगे हम लोग टिश्यू कल्चर। इसे सबसे पहले हैबरलैंड ने डेवलप किया था। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है इसे हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं, इसे माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट टू मेजर एनर्जी, तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा मापने की इकाई नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है अर्ग, कैलोरी, फैथम और जूल, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फैथम से हम लोग नहीं मापते हैं, क्या नहीं मापते हम लोग यहाँ पे एनर्जी नहीं मापते हैं। अब देखिए अर्ग जो है, अर्ग इससे तो हम लोग मेजर करते ही हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। अगर मैं कहूँ 4.18 कैलोरी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जूल है, यहाँ पे अर्ग है, तो यहाँ पे इक्वल कब होता है, यहाँ पे इक्वल तभी होता है जब दोनों जो यूनिट है, दोनों जो यूनिट है वो यूनिट सेम राशि को मापने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा के लिए व्यवहार किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है फैथम, ये फैथम यूज होता है डेप्थ मेजर करने के लिए, ओशन का जो डेप्थ है वो मेजर करने के लिए फैथम यूज होता है। यदि मैं बात करूं 1 फैथम, तो 1 फैथम इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1 फैथम इक्वल्स टू होता है आपका कितना 6 फीट, 6 फीट होता है, जिसे हम लोग मीटर में अगर कहें तो 1.8288 मीटर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन, तो अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी स्किन या त्वचा हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए अल्फा कैरोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हेयर्स में पाए जाते हैं, हेयर, हॉर्न्स में पाए जाते हैं, हॉर्न्स, नेल्स, और जो स्किन की ऊपरी सतह है एपिडर्मल लेयर वहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसे आपको याद रखना है। और ये बेसिकली मैमल्स या स्तनधारियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। अगर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन कहाँ पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स के स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको और याद रखना है वो रखना है कि जो रेप्टाइल्स होता है उसे वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है, ये जो बीटा कैरोटीन है वो वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसेस बैक अकॉर्डिंग टू, जब कोई गेंद फर्श पर गिरती है तो वो किसके अनुसार वापस उछलती है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, यानी कि तीसरे नियम के अनुसार। तो तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखिए आइए समझते हैं। अब देखिए ये जो गेंद है, एक गेंद जब नीचे गिरती है,
नीचे जब गिरती है ज़मीन पर तो इस पे एक एक्शन हुआ। अब ये रिएक्शन जब देती है तो बॉल भी ऊपर बाउंस बैक करके यहाँ पे चली जाती है। ये जो रिएक्शन हुआ तो एक्शन के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ है और रिएक्शन हुआ है ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर mg फोर्स लगा हुआ है, वेट mg लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग mg पॉजिटिव पकड़ते हैं तो ये जो ऊपर जा रहा है वो उसी mg से जा रहा है, तो इसे हम लोग नेगेटिव पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव mg और नेगेटिव mg। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर सफर्स मैक्सिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में अधिकतम विचलन का शिकार होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वायलेट और बैगनी। तो बैगनी सबसे ज़्यादा डेविएट करती है। तो प्रिज्म अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से कुछ होते हैं ग्लास प्रिज्म। अब देखिए इस ग्लास प्रिज्म में जब भी एक लाइट आती है तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट यहाँ पे पॉलीक्रोमैटिक लाइट में टूट जाती है, यानी कि ये मोनोक्रोमैटिक और वाइट लाइट जो आते हैं वो 7 रंगों में टूट जाती हैं, जिसे हम लोग विबजियोर के नाम से भी याद रखते हैं। अब देखिए वायलेट का सबसे ज़्यादा विचलन हुआ है, यानी कि डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ है वायलेट का, तो इसीलिए इसका आंसर है वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर, यानी कि यकृत। यकृत को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल लेबोरेटरी। अब देखिए यकृत का बहुत सारे फंक्शंस है, उनमें से एक फंक्शन तो यही है कि हमारे जो बाइल है, बाइल पिगमेंट को प्रोड्यूस करना, ये भी किसका फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, राइट। अब ये जो लीवर है ये इसे हम लोग रीजेनरेशन ऑर्गन भी कहते हैं, रीजेनरेट ऑर्गन भी कहते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद जनरेट कर सकता है अपने आप। यानी कि आप सुनते होंगे कि अगर किसी का लीवर खराब हो गया होगा तो वो लीवर खुद ब खुद फिर से ठीक होने की क्षमता रखता है, यानी कि उसका लीवर खुद ब खुद ठीक हो सकता है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलेंगे कल इस समय इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद।